नमस्कार, नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे पद परिचय। उस पद परिचय में ही आज हम आगे बढ़ते हैं। पिछला टॉपिक हमने पढ़ लिया था पद परिचय में, हमारा टॉपिक चल रहा था संज्ञा, और संज्ञा में हमने पढ़ लिया था व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आज इसी टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा संज्ञा के अंतर्गत ही जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम पिछले टॉपिक में संज्ञा जो हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक बार थोड़ा सा मैं उसको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपकी मेमोरी में व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो फिर से शार्प हो जाए, अच्छी तरह से आपके रिवीजन में आ जाए। तो मैं उसको थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। ठीक है, तो देखिए, संज्ञा के बारे में हम पहले जान चुके हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो सीधी सी मैंने आपको एक ही परिभाषा बताई थी, सबसे छोटी और सबसे यों कहें आसानी से याद हो सके, इस तरह की मैंने आपको ये परिभाषा बताई थी कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ है वह नाम ही होता है। संज्ञा मीन्स नाम। ठीक है, तो इस संसार में जो भी मौजूद है, चाहे वह चर है या अचर, वह सब क्या है? संज्ञा। चाहे व्यक्ति है, कोई प्राणी है, चाहे कोई निर्जीव वस्तु है, चाहे दृश्य है या अदृश्य है, सभी क्या है? संज्ञाएं हैं। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत हमने पढ़ी थी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक के बारे में खूब डिटेल से मैंने आपको बताया है। आप ठीक प्रकार से जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, यानी पर्टिकुलर एक का बोध हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, जैसे राम, श्याम, मोहन, गंगापुर सिटी, कोई भी स्थान, कोई भी व्यक्ति आदि के बारे में हम बात करें तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जातिवाचक संज्ञा। अब इसकी परिभाषा की यदि हम बात करें तो इसकी परिभाषा में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है। वही व्यक्तिवाचक परिभाषा है, बिल्कुल सेम उसी की तरह इसकी परिभाषा बन जाएगी। यानी वहां पर व्यक्तिवाचक की यदि मैं बात करूं तो व्यक्तिवाचक में सिर्फ एक व्यक्ति का बोध होता था, यानी जहां पर एक व्यक्ति का बोध हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। और यहां पर क्या हो गया? व्यक्ति के स्थान पर क्या आया? जाति। जाति का मतलब जाति, संपूर्ण जाति। ठीक है, तो इसकी परिभाषा बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी। ठीक है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है बिल्कुल सेम उसी की तरह हो जाएगी। वहां पर व्यक्ति की जगह पर क्या हो जाएगा? जाति हो जाएगा। तो देखिए, परिभाषा क्या हो जाएगी? बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है, आसानी से याद हो जाएगी आप लोगों को। वे शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष की संपूर्ण जाति का बोध कराएं। देखिए, वही बात है, संपूर्ण जाति का बोध कराएं, वह कौन सी संज्ञा कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, देखिए, वे शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष एवं स्थान विशेष
स्थान विशेष की संपूर्ण जाति का बोध कराएं। वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, देखिए, व्यक्तिवाचक में व्यक्ति का बोध होता है, जातिवाचक में संपूर्ण जाति का बोध होता है। बस हमें इतना सा ही ध्यान रखना है, इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि वहां पर व्यक्ति आ जाएगा व्यक्तिवाचक में और जातिवाचक में जाति आ जाएगा। ठीक है, व्यक्ति में आपको पर्टिकुलर बताया था, कोई एक विशेष नाम का बोध हो वहां व्यक्तिवाचक हो जाएगी, और यदि उस नाम की संपूर्ण जाति के बारे में जहां बात हो वहां पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं, मैं अपना ही उदाहरण ले लेता हूं। जैसे बात करें, मैं कहूं कि मैं विनोद हूं, मेरा नाम विनोद है, मैं कहूं मैं विनोद हूं, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। और यदि कहें कि मैं एक शिक्षक हूं तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक, क्योंकि शिक्षकों का एक संपूर्ण जाति होती है, उनका एक समूह होता है। तो जहां पर पर्टिकुलर नाम आए वहां व्यक्तिवाचक, और जहां संपूर्ण जाति का बोध हो वहां पर जातिवाचक। यदि कहें कि मैं विनोद हूं तो व्यक्तिवाचक, और यदि कहें मैं एक पुरुष हूं या मैं एक मनुष्य हूं तो जातिवाचक। तो बिल्कुल सीधा सा है। तो देखिए, जैसे प्राणियों, समस्त प्राणियों की संपूर्ण जाति, प्राणियों की जाति। अब प्राणियों की जाति में हम लिख सकते हैं जैसे मनुष्य, पुरुष, स्त्री, औरत, छात्र, छात्रा आदि। यदि हम स्थान की बात करें, गांव, शहर। देखिए, गांव की बात करें, यदि पर्टिकुलर किसी गांव का नाम यदि हम लेते हैं, जैसे हमने कोई किसी भी गांव का नाम ले लिया, मान लीजिए हमने कहा कुड़गांव, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक हो जाएगी। और यदि हम गांव की बात करें तो गांव में संपूर्ण गांव की जाति आ जाती है, तो वहां पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? इसमें संज्ञा हो जाएगी जातिवाचक। शहरों की यदि हम बात करें, शहर, कि मैं शहर जा रहा हूं, तो पता नहीं कौन से शहर में जा रहे हैं, बहुत सारे शहर हैं यहाँ आसपास, करौली है, हिंडौन है, गंगापुर है, सवाई माधोपुर है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि कहाँ जा रहे हो और वह उत्तर दे कि मैं शहर जा रहा हूं, तब तो जातिवाचक। और यदि पूछा जाए कि भाई कहाँ जा रहे हो और वो कहे कि मैं हिंडौन जा रहा हूं, करौली जा रहा हूं, गंगापुर सिटी जा रहा हूं, सवाई माधोपुर जा रहा हूं, जयपुर जा रहा हूं, दिल्ली जा रहा हूं, तो वहां पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इतना सही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, आगे वही, और आगे इसमें देख लें, जैसे आप कहें देश, यदि कहें भारत, जापान, श्रीलंका, नेपाल, तो व्यक्तिवाचक, और यदि कहें देश तो जातिवाचक। ठीक है, इसके अलावा सागर, महासागर, द्वीप, महाद्वीप आदि के नाम
आदि की संपूर्ण जाति के नाम। ठीक है, जैसे हम कहें सागर तो जातिवाचक, और यदि किसी एक पर्टिकुलर एक व्यक्तिगत सागर का नाम लें, जैसे मैं बात करूं टेथिस सागर तो व्यक्तिवाचक, और यदि हम बात करें सागर की तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। महासागर, अब महासागर बहुत सारे हैं, 5 महासागर हैं, यदि हम बात करें उनकी किसी एक की हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या और कोई दूसरे महासागर, तब तो हो जाएगी व्यक्तिवाचक, और यदि हम सीधा ही नाम लें महासागर तो जातिवाचक। ठीक है, द्वीप, ठीक उसी प्रकार से महाद्वीप, जैसे महाद्वीप है, एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, यदि हम बात करें तब तो हो जाएगी कौन सी? व्यक्तिवाचक, और यदि हम कहें महाद्वीप तो कौन सी हो जाएगी? यहां पर हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसके अलावा और जैसे नदियों आदि के नाम, नदियों, झील, तालाब आदि, नदी, झील, तालाब आदि। यदि हम इनकी बात करें, यदि कहें कि नदी तो जातिवाचक, गंगा नदी, चंबल नदी, बनास नदी और बहुत सारी नदियां हैं, यदि उनके नाम के साथ संबोधित करें तो व्यक्तिवाचक। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से झीलों के नाम हो जाएंगे, यदि हम कहें झील तो जातिवाचक, और यदि हम कहें कि जैसे सांबर झील, राजसमंद झील, डीडवाना झील, फलोदी झील और बहुत सारी झीलें हैं, चिल्का झील, बुलर झील, ठीक है ना, तो वहां पर कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से तालाब आदि की संपूर्ण जाति। ठीक है, आगे देखें विभिन्न पदों के नाम। पदों में जैसे शिक्षक, चिकित्सक, डॉक्टर भी कह सकते हैं, इंजीनियर, कोई भी पद, पटवारी लिख लो, कोई भी पद, ठीक है ना, कलेक्टर, थानेदार, सिपाही, ठीक है, कोई भी पद हम ले सकते हैं। बाबूजी, बाबू का काम करने वाले लोग बाबूजी, ग्राम सेवक और बहुत सारे पद हैं। ठीक है, मंत्री, यदि हम कहें मंत्री तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक हो जाएगी, और यदि किसी मंत्री को हम पर्टिकुलर नाम से संबोधित करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से रिश्तों नातों के नाम, रिश्तों एवं नातों के नाम, जैसे पिताजी, माताजी, चाचा जी, मामा जी, भाभी जी, ठीक है, और बहुत सारे रिश्ते नाते हैं। तो रिश्ते नाते ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये हमारे सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए परिभाषा क्या है? वे शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष की संपूर्ण जाति का बोध कराए वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर कोई जैसे मनुष्य, पुरुष, स्त्री, औरत, छात्र, छात्रा आदि। इसके अलावा स्थानों के बारे में गांव, शहर, देश, सागर, महासागर, द्वीप, महाद्वीप आदि की संपूर्ण जाति, नदी, झील, तालाब आदि की संपूर्ण जाति, पहाड़, पर्वत आदि की संपूर्ण जाति। यदि कहें पहाड़, यदि कहें पर्वत तो जातिवाचक, और यदि कहें हिमालय पर्वत, अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, नीलगिरी की पर्वतमाला, तो वहां पर हो जाएगी व्यक्तिवाचक। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से पदों के नाम जैसे चिकित्सक है, शिक्षक है, इंजीनियर है, पटवारी है, कलेक्टर है, ठीक है, और बहुत सारे पद होते हैं, मंत्री है, तो वे सब जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा रिश्ते और नातों के नाम ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए
कुछ विद्वानों ने जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद किए हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसी समय आपको क्लियर कर दिया था कि जो संज्ञा है वो मुख्य रूप से 3 ही प्रकार की होती है, 5 प्रकार की हिंदी में तो नहीं होती है। ठीक है, तो 3 प्रकार की मैं आपको एक बताया था, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा भी हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो अब कुछ जगह बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब संज्ञा कहीं हम 5 पढ़ते हैं किसी किताब में, कहीं पर 3 पढ़ते हैं, तो आप इसको क्लियर करें कि ये 5 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में, पिछले वीडियो के स्टार्ट में आपको क्लियर कर दिया था कि हमारी हिंदी में संज्ञा 3 ही प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। हाँ, विद्वानों ने जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद किए हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जातिवाचक के अंतर्गत एक भेद है समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जाति में भी समूह होता है और यहां पर भी समूह है, तो सीधी सी बात है, जहां समूह का उल्लेख हो वहां पर जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल सीधी सी वही परिभाषा हो जाएगी। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जो समूह का बोध कराएं। वे शब्द जो समूह का बोध कराएं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए उदाहरण, यानी जहां पर समूह का बोध हो वहां पर समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। अब वो जातिवाचक का ही एक उपभेद है। देखिए कौन कौन से हैं इसके उदाहरण के अंतर्गत हम बात करें तो इसमें जैसे गुच्छा, ठीक है, भीड़, पुलिस, सेना, सभा, झुंड, सम्मेलन, ये सारे शब्द हैं, ये किसका बोध कराते हैं? समूह का, एक समूह का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे गुच्छा, हम दुकान पर गए और दुकानदार से हमने कहा कि भाई साहब एक अंगूरों का गुच्छा दे दीजिए, एक केले का गुच्छा दे दीजिए। ठीक है, तो गुच्छे में चाहे हम अंगूरों की बात करें, चाहे केले की बात करें, चाहे चाबियों की बात करें, तो वहां पर केलों के गुच्छों में केलों का समूह होता है, अंगूरों के गुच्छे में अंगूरों का समूह होता है, चाबियों के गुच्छे में चाबियों का समूह होता है। यानी कुल मिलाकर समूह का बोध कराते हैं और समूह का मतलब होता है जाति। ठीक है, भीड़, भीड़ किसका बोध कराती है? समूह का। जैसे कई बार कोई बात हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, या किसी भी मामले को लेकर कुछ लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं तो पूछा जाता है अनजान व्यक्ति के द्वारा कि ये भीड़ कैसे लगा रखी है? तो ये भीड़ किसका बोध कराती है? समूह का, और समूह का अर्थ होता है जाति। ठीक है, ये सभी कैसे होते हैं? संख्यावाचक होते हैं, इन्हें आसानी से गिना जा सकता है। कि गुच्छे की यदि हम बात करें तो गुच्छों में हम गिन सकते हैं कि अंगूर कितने हैं, केले कितने हैं, चाबियां कितनी हैं, या कोई दूसरी चीजों का गुच्छा है तो उसमें वो वस्तु कितनी है। ये सभी कैसे होते हैं? संख्यावाचक होते हैं। भीड़ में हम व्यक्तियों को गिन सकते हैं कि इस भीड़ में कुल कितने व्यक्ति खड़े हुए हैं, 10 हैं, 20 है, 50 है, 100 है। पुलिस, पुलिस भी किसके अंतर्गत आती है? जातिवाचक के अंतर्गत, क्योंकि पुलिस का क्या होता है? एक समूह होता है। इन्हें गिना जा सकता है कि पुलिस के जो सिपाही हैं या पुलिस के अधिकारी हैं या पुलिस में काम करने वाले कर्मचारी जो लोग हैं वो कितने हैं, इन्हें आसानी से गिना जा सकता है। सेना,
सेना भी समूह का बोध कराती है, और समूह का मतलब होता है जाति। सेना में हम गिन सकते हैं सिपाहियों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जो भी उसके अंतर्गत आते हैं, हम गिन सकते हैं आसानी से कि इनकी संख्या कितनी है। सभा में हम गिन सकते हैं व्यक्तियों को कि इस सभा में कितने व्यक्ति सम्मिलित हो रहे हैं। झुंड में हम गिन सकते हैं, और सम्मेलन में गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई बात समूहवाचक संज्ञा की। दूसरा है इसका एक और उपभेद, जैसे हम कहते हैं पदार्थवाचक, या दूसरा नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब पदार्थ का आप जानते हैं कि पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं, सभी ठोस और तरल, सब कुछ पदार्थ है। यदि द्रव्य की हम बात करें तो देखिए दो शब्द हैं हमारे सामने जो विज्ञान में प्रयुक्त होते हैं, एक है द्रव और दूसरा है द्रव्य। ठीक है, यहां पर जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब ये द्रव है या द्रव्य है, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा कि द्रव्य लिखना है या द्रव लिखना है। तो ये मैं यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं। जो द्रव है इसका मतलब होता है तरल। तरल मीन्स पतला, और पतला कोई भी पदार्थ हो सकता है, जैसे तेल, पानी, घी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या और कोई दूसरी तरल वस्तु। ठीक है, तो वह तो हुआ क्या, द्रव। जबकि हमारा जो भेद है वह है द्रव्यवाचक। अब द्रव्य के अंतर्गत क्या आता है, पदार्थ। और पदार्थ में मैंने आपको बताया कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है तरल और दूसरा प्रकार होता है ठोस, यानी सभी। कुल मिलाकर पदार्थ के अंतर्गत जो तरल और ठोस वस्तुएं आती हैं वे किसके अंतर्गत आती है, पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वे शब्द, क्योंकि पदार्थों को हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। ठीक है ना, तो वे शब्द जो नापने, तोलने तथा मापने की इकाई का बोध कराए, वे पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, यानी इसमें नापने, तोलने और मापने की इकाई का बोध कराने वाले शब्द पदार्थ आदि का बोध होता है। जैसे कोई भी उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, तरल और ठोस में से कोई भी पदार्थ, जैसे हमने ले लिया गुड़, चीनी, कुछ भी जो आपकी इच्छा हो वो। ठीक है ना, इसके अलावा तेल, घी, पानी। ठीक है, इसके अलावा हवा को भी मापा तोला जा सकता है। ठीक है, कैसे मापा जा सकता है, यदि आप कहें कि साहब इसको हम कैसे मापेंगे, तो आपको पता है आप मोटरसाइकिल लेकर गए या अपनी 4 व्हीलर लेकर गए, आपको उसमें हवा का दबाव कम महसूस हो रहा है, तो आप दुकान पर जाएंगे और उससे कहेंगे भाई साहब इसमें हवा को चेक करना कि हवा कम है, ज़्यादा है, कितनी नहीं है। तो वो एक यंत्र होता है, बैरोमीटर कौन सा होता है वो मुझे पता नहीं, लेकिन उस यंत्र के माध्यम से वो उसमें उसका हवा का जो दबाव है, प्रेशर है, उसको चेक करते हैं। ठीक है ना, फिर वो कहते हैं ये कम है या ज़्यादा है। तो उसको मापने का कोई ना कोई यंत्र तो है, तो उसको हम माप सकते हैं आसानी से। और जिसको माप सकते हैं वह क्या है, पदार्थ। और पदार्थ विज्ञान में 3 प्रकार के होते हैं। आप विज्ञान भी पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं, तो विज्ञान में 3 प्रकार के पदार्थ आपने पढ़े हैं, तरल, ठोस और गैस। ठीक है, तो आपको याद आ गया होगा, यदि आपको भूल चुके हैं तो आपको याद आ गया होगा। आपने पिछली क्लासेज में पढ़ा था कि विज्ञान में पदार्थ कितने प्रकार के, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो 3 अवस्थाएं होती है, तरल, ठोस और गैस। ठीक है, तो हवा भी क्या है, गैस है, इसको नापा तोला मापा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे
सोना चांदी कुछ भी लिख सकते हैं हम, सोना चांदी लोहा पीतल तांबा कुछ भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी जिनको हम तोल सकते हैं माप सकते हैं आदि। लकड़ी इसको भी हम ले सकते हैं। आप दुकान पर गए कि भैया हमको तो 10 किलो लकड़ी चाहिए, तो तोल के तो देगा। कपड़ा कपड़े की भी मापने की इकाई होती है। दुकान पर गए कि भाई साहब हमको शर्ट सिलवानी है या हमें पेंट सिलवाना है, कुर्ता पाजामा सिलवाना है या कोई और दूसरे काम के लिए हमको कपड़ा चाहिए, तो दुकानदार आपसे ये तो कहेगा कि भैया कितना देना है, 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर 10 मीटर कितना देना है। तो आप कहेंगे सब 5 मीटर देना है, तो वो नाप के देगा ना, माप के देगा। उसकी एक अलग इकाई होती है मापने की, गज होता है, उस गज से माप के उसको दे देगा। जितना कपड़ा आपने मांगा है उतना वो काट के दे देगा। तो इसको हम माप सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई तरल में कोई भी पेट्रोल डीजल हम ले सकते हैं। हम हमारी गाड़ी लेकर गए और वहां पर जाकर कहा पेट्रोल पंप पे कि वैसे गाड़ी में 2 लीटर तेल डाल दीजिए, डीजल डाल दीजिए या फिर पेट्रोल डाल दीजिए, ठीक है ना। गैस भी एक पदार्थ है। गैस वैसे भी मैंने अभी आपको बताया था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं, तरल ठोस और गैस। तो गैस यदि मैं ईंधन की बात करूं, हमारे गैस सिलेंडर की बात करें, तो उसमें भी तोल के भरी जाती है गैस। 14.200 ग्राम कुछ ऐसे उसमें उसका वेट होता है गैस का, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सभी पदार्थ हैं, ठीक है। तो अब आपके आसानी से समझ में आ गया होगा कि जातिवाचक संज्ञा है, उसे हम आसानी से समझ गए हैं, समझ सकते हैं। बिल्कुल इसकी परिभाषाएं और इसके उपभेदों के बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। तो जहां तक मैं मानता हूं आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं उसके उदाहरणों को हमने समझ लिया है। इसके 2 उपभेद हैं, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि संज्ञा 5 प्रकार की नहीं होती है, 3 प्रकार की होती है। यानी विद्वानों ने जो जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद किए हैं उनके बारे में आज हमने विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।